फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 21 के रूल्स 53 से लेकर के रूल 65 तक के बारे में बात करेंगे। इसका रूल 53 कहता है अटैचमेंट ऑफ डिक्रीज। डिक्रियों की कुर्की जो डिक्री हो जाएंगी उसके बाद उनकी कुर्की कैसे होगी, इसके बारे में रूल 53 कहता है कि कुर्क संपत्ति कब की जाएगी। या तो धन के संदाय की हो, मतलब पेमेंट देने की बात हो, या तो बंधक पर हो, मॉर्गेज हो, और या तो भार हो। इन तीन बात की अगर डिक्री है तो उन्हें कुर्क करने के लिए, विक्रय करने की अगर डिक्री है इन तीन चीजों के बारे में, तब क्या कराएगा। अगर जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की उस न्यायालय को अगर निष्पादन करने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो पहली बात तो वो न्यायालय जिसने डिक्री पारित की वो कर सकता है, और दूसरा अगर किसी अन्य न्यायालय में वह चला गया है तो फिर जब डिक्री पारित करने वाला कोर्ट सूचना रद्द न कर दे कि अब उसे उस न्यायालय के द्वारा डिग्री पारित कर दी जाए, और जो अदर न्यायालय है वो न्यायालय निर्णित ऋणी को और डिक्रीदार को नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के तहत सूचना भेजेगा कि क्यों न इसका निष्पादन कर दिया जाए, जबकि वह कोर्ट वो नहीं है जिस कोर्ट ने उसकी डिग्री निष्पादित की, डिग्री पारित की है। ये बात रूल 53 कहता है। अब रूल 54 कहता है इसका अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो स्थावर संपत्तियां हैं, जो स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपत्ति की कुर्की, स्थावर संपत्तियां हैं उनकी कुर्की कैसे की जाएगी उसके बारे में इसमें रूल 54 में कहा कि अगर स्थावर संपत्ति की कुर्की है और तो वह ऐसे ऑर्डर के द्वारा की जाएगी, ऐसे आदेश के द्वारा की जाएगी कि जिस दिन से उसे मॉर्गेज करना है, जिस दिन से उसे अटैच करना है, कुर्क करना है, उस दिन से जो उस प्रॉपर्टी का, जो स्थावर संपत्ति है, जो उस प्रॉपर्टी का किराया, भार या अन्य प्रकार के जो भी लाभ होंगे वह लाभ अब निर्णित ऋणी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वो क्या करी जा रही, अटैच कर ली जा रही, कुर्क कर ली जा रही। तो कुर्क करने के बाद में उस व्यक्ति को जो निर्णित ऋणी है, जिसके खिलाफ में डिक्री की गई है, उसकी संपत्ति को अटैच किया जा रहा है, उसकी संपत्ति को कुर्क की जा रही, तो उस संपत्ति से जो भी प्रॉफिट हो रहा था अब वो उस निर्णित ऋणी को नहीं मिलेगा। और उसके बाद में क्या होगा, निर्णित ऋणी को अब इस प्रॉफिट को नहीं मिलेगा, और सूचना निर्णित ऋणी को प्राप्त होने पर वह नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा कि इस तिथि को न्यायालय में उपस्थित होना है और ये संपत्ति कुर्क की जाएगी, और उसकी एक प्रति, जो आदेश की एक प्रति है, वह उस संपत्ति पर लगा दी जाएगी कि फला फला इस मुकदमे के तहत या इसके तहत, इस डिग्री के तहत, इस दिनांक की डिग्री के तहत इसे कुर्क करना। उस संपत्ति पर उस निर्णित जो ऑर्डर है उसकी एक प्रति लगा दी जाएगी, और एक अगर वह कृषि भूमि है तो एक प्रति उसकी कृषि भूमि पर लगा दी जाएगी, और एक प्रति कहाँ लगा दी जाएगी, कलेक्टर के कार्यालय में लगा दी जाएगी कि इस संपत्ति की नीलामी होनी है या इस संपत्ति की कुर्की होनी है। तो एक संपत्ति पर लगा दी जाएगी, एक कलेक्टर के कार्यालय में लगा दी जाएगी, और एक सूचना किसको भेजी जाएगी, निर्णित ऋणी को भेजी जाएगी अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है रूल 54 में तब। अब रूल 55 इसका कहता है रिमूवल ऑफ अटैचमेंट आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिग्री। इसका रूल 55 कहता है डिग्री की तुष्टि पर कुर्की का उठाया जाना। डिग्री की तुष्टि पर कुर्की का उठाया जाना, जब डिग्री फेल हो जाए तब कुर्की समाप्त कर दी जाएगी, इस बात के लिए रूल 55 कहता है। तो इसमें डिग्री कब समाप्त हो जाएगी, जब डिग्री की रकम प्लस उसके खर्चे और जो डिग्री हो रही है उसकी समाप्ति पर
जो अन्य खर्चे हैं वो सब अगर वह व्यक्ति निर्णीत ऋणी न्यायालय में जमा कर देता है तो डिग्री समाप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, डिग्री समाप्त हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि डिग्री जो कुर्क की गई संपत्ति कुर्की जो है वो समाप्त हो जाएगी अगर डिग्री की रकम पूरी दे दी गई, पहली बात। दूसरी बात कि अगर डिग्री की तुष्टि हो जाए, डिग्री इम्फेल्योर हो जाए, तब भी कुर्की समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात आती है कि डिग्री न्यायालय अपास्त कर दे, डिग्री जो है वो न्यायालय अपास्त कर दे या उस डिग्री को उलट दे तो भी कुर्की समाप्त हो जाएगी। तो कुर्की तीन तरीके से, रूल 55 में कहा कि जो कुर्की है वो तीन तरीके से समाप्त हो जाएगी। पहली बात तो कि डिग्री की सारी रकम दे दी जाए जो उसमें है और सारे खर्चे जमा कर दिए जाए कोर्ट को, और दूसरी बात कह दी गई कि डिग्री तुष्ट हो जाए, और तीसरी बात कह दी कि डिग्री जो है वो न्यायालय अपास्त कर दे या उसको उलट दे तो कुर्की समाप्त हो जाएगी। ये बात रूल 55 में कहा। अब रूल 56 कहता है ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉइन और करेंसी नोट्स ऑफ पार्टी इनटाइटल्ड अंडर डिक्रीज। रूल 56 कहता है डिग्री के अधीन डिग्रीदार पक्षकार के सिक्कों या करेंसी नोटों को संदाय किए जाने का आदेश। अगर कोई कुर्की की जाती है, रूल 56 कहता है कि अगर कुर्की की जाती है और कुर्की में क्या लिए जाते हैं, सिक्के लिए जाते हैं या करेंसी नोट वो मिलते हैं कुर्की में, तो उनमें से कोर्ट कहता है कि वह कोर्ट आदेश करेगा जो डिग्रीदार को जितने कॉइन्स देने थे, जितने कॉइन्स के लिए डिग्री की गई या जितने करेंसी नोट के लिए डिग्री की गई, वह करेंसी नोट या डिग्री या सिक्के उस डिग्रीदार को दे दिए जाएंगे, और जो शेष बचेंगे करेंसी नोट या सिक्के वो निर्णीत ऋणी को वापस कर दिए जाएंगे। ये बात रूल 56 कहता है कि करेंसी नोट अगर सिक्के कुर्क किए गए तो जितने डिग्रीदार को दे दिए जाएंगे, बाकी उसको वापस कर दिए जाएंगे। अब रूल 57 इसका कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट। रूल 57 कहता है कुर्क का पर्यावसान, कुर्की का पर्यावसान। अब कुर्की का पर्यावसान कब हो जाएगा, जो है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट कब हो जाएगा। रूल 57 कहता है कि डिक्री के अधीन, जो डिक्री कोर्ट ने पारित की है, डिक्री के अधीन अगर कोई संपत्ति कुर्क कर ली जाए, डिग्री हो गई, डिग्री के बाद उस संपत्ति को क्या कर लिया गया, कुर्क कर लिया, या कुर्की चालू है, कुर्की हो रही है और उसका निष्पादन का प्रार्थना पत्र डिग्रीदार ने डाल दिया, और बाई चांस निष्पादन का प्रार्थना पत्र जो उसको डाला है वो खारिज हो गया। अब निष्पादन का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया, डिग्री के अनुसार कुर्की हो रही थी या डिग्री के अनुसार कुर्की कर ली गई, तब फिर क्या होगा कि जो कुर्की की जा रही थी वो किस तिथि को की जा रही थी और किस तिथि को समाप्त हो गई, ये दोनों डेट उस अधिकारी को डालना पड़ेगा। या कुर्की अगर हो रही है तो किस डेट को समाप्त होगी वो भी इसको डालना पड़ेगा। अगर उसने डेट नहीं डाली तो ये माना जाएगा कि कुर्की समाप्त हो गई थी। तो ये बात रूल 57 में कहा कि अगर डिग्रीदार कुर्क कर रहा संपत्ति को या कुर्की हो चुकी है और डिग्री होल्डर का निष्पादन प्रार्थना पत्र खारिज हो जाता है, तब क्या होगा उसके बारे में बात करिए। अब रूल 58 कहता है एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स टू और ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। रूल 58 कहता है कुर्क की गई संपत्ति पर दावों का और ऐसी संपत्ति की कुर्की के बारे में आक्षेपों का न्यायाधिकरण। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल 58 कि कुर्क की जा रही संपत्ति, उस पर कोई दावा करता है कि वो संपत्ति जो कुर्क की जा रही है या कुर्क की गई है
वह उसमें उस व्यक्ति का हित निहित है जो दावा कर रहा है, या कोई विरोध कर रहा, आक्षेप कर रहा है, तो वो भी कर रहा है कि इसमें यह प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, निर्णित ऋणी की, इस प्रॉपर्टी में उस व्यक्ति का हक है। तो ये बात रूल 58 में कहा। अब कुर्क की गई संपत्ति में अगर कोई दावा करता है या कोई आक्षेप पैदा करता है, तो कुछ दशा, उस दशा में जब दावा ग्रहण नहीं किया जाता, दावा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कब? जब कुर्की हो चुकी होगी। ये बात कह दी कि उस दशा में दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा जब दावे के पहले, कुर्की नहीं, जब दावे के पहले संपत्ति का विक्रय हो गया। कुर्की नहीं हो गई, क्या हो गया? संपत्ति का विक्रय हो गया। अगर विक्रय हो गया तब दावे में क्लेम कैसे होगा या आक्षेप कैसे होगा? तो अगर तब उसका दावा या आक्षेप नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जब वह संपत्ति विकृत हो गई। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि अगर दावा करने में बहुत विलंब हो गया, दावा करने में बहुत विलंब हो गया, तो भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका हक जाएगा, वो तत्काल दावा करेगा। तो इसी आधार पर यह कहा गया कि यदि वह दावा करने में विलंब होता है तो भी उसका आक्षेप या दावा एक्सेप्ट नहीं होगा। अब बात आती इसी में कि अगर दावा एक्सेप्ट हो गया तब क्या होगा? जब दावा एक्सेप्ट हो गया तो उस संपत्ति पर अधिकार, उस संपत्ति पर हक, उस संपत्ति पर हित उस व्यक्ति का जिसने दावा किया है या आक्षेप किया है कितना है, इसका प्रश्न का अवधारण कोर्ट निर्धारित करेगा। कोर्ट निर्धारित करेगा कि उसका हक क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसका हित क्या है। अगर उसका हित, अधिकार या प्रॉफिट आता है तो कोर्ट उसकी डिग्री करेगा, ऑर्डर करेगा। यदि नहीं आता है तो रिजेक्ट करेगा, और इस दावे में वो अधिकार उसको प्राप्त होंगे जिसने दावा दाखिल किया है। जो दावे के एक अधिकार होते हैं, जैसे अपील का, रिवीजन का, इन सारे अधिकार उसको प्राप्त होंगे जो दावा करेगा। ये बात रूल 58 में कह दी गई। अब इसका रूल 59 कहता है स्टे ऑफ सेल, विक्रय को रोकना, विक्रय को रोकना। इसके बारे में रूल 59 कहता है दावे या आक्षेप के पूर्व, जब दावा और आक्षेप उसके पहले विक्रय के लिए आवेदन किया जा चुका है, जैसे विक्रय के लिए आवेदन किया गया और आवेदन करने पर उसने दावा कर दिया या आक्षेप कर दिया, तो तब तक के लिए विक्रय रोक दिया जाएगा जब तक कि दावा या आक्षेप का डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक उसका विक्रय नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात इसमें कह दी, और इसके बाद कहा कि अगर संपत्ति जंगम है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तब उसे रोक दिया जाएगा निर्णय की बिक्री के तहत। और जब संपत्ति स्थावर है तो फिर विक्रय रोक दिया जाएगा जब तक कि डिसीजन ना हो जाए। और एक बात कह दी, जब स्टेबल प्रॉपर्टी है कि मान लो विक्रय कर दिया गया तो उसे डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उसे डिक्लेयर नहीं किया जाए, मतलब विक्रय कर दिया गया तो उसमें ये शर्त हो जी कि ये दावे में अगर सत्य पाए जाते हैं या सही पाए जाते हैं या इनका हित अधिकार इसमें पाया जाता है, तो वह विक्रय स्वतः समाप्त होगा और उसका पैसा उसको रिफंड कर दिया जाएगा, ये शर्त होती। तो इसमें दो बातें कही स्थावर संपत्ति में, या तो विक्रय रोक दिया जाएगा या तो मान लो विक्रय कर दिया जाता तो उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो ये बात रूल 59 में कह दिया, उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी। अब रूल 60 से लेकर के 63 तक इसमें रिपील्स कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। अब रूल 64 इसका कहता है पावर टू ऑर्डर प्रॉपर्टी अटैच्ड टू बी सोल्ड एंड प्रोसीड्स टू बी पेड टू पर्सन एंटाइटल्ड। रूल 58 इसका कहता है कुर्क की गई संपत्ति पर दावों का, और रूल इसका 64 कहता है, 64 कहता है कुर्क की गई संपत्ति के विक्रय किए जाने और उसके आगम हकदार व्यक्ति को दिए जाने के लिए आदेश करने की शक्ति। जो संपत्ति कुर्क की गई, जो संपत्ति
कुर्क की गई और उसके बाद उसको बेच दिया गया, कोर्ट के आदेश से उसका विक्रय कर दिया गया। तो विक्रय करने में जो धन डिक्रीदार को देना है वह धन डिक्रीदार को देने का कोर्ट आदेश करेगा, और जो धन यदि बच गया है तो वह धन निर्णित ऋणी को वापस करने का आदेश करेगा। ये बात रूल 64 में कह दिया गया कि कुर्की हो गई, सेल हो गया, पेमेंट आ गया, तो अब क्या होगा? अब कोर्ट ऑर्डर करेगा कि डिक्रीदार को इतना दे दिया जाए और वो जो बचा है वो इतना निर्णित ऋणी को वापस कर दिया जाए। रूल 65 इसका कहता है सेल्स बाय हुम कंडक्टेड एंड हाउ मेड। रूल 65 कहता है विक्रय किसके द्वारा संचालित किया जाए और कैसे किया जाए। विक्रय किसके द्वारा किया जाए? तो इसमें कहा कि डिक्री के अधीन जो विक्रय की जा रही संपत्ति वह न्यायालय के अधिकार द्वारा की जाएगी। या तो न्यायालय स्वयं करेगा या तो न्यायालय किसी अधिकारी को नियुक्त करेगा कि उस अधिकारी के संरक्षण में उसकी कुर्की उसका विक्रय होगा। ये बात करी गई कि इसमें दो पावर है, या तो कोर्ट स्वयं कर दे या तो कोर्ट एक अधिकारी को नियुक्त कर दे, वो अधिकारी उसका विक्रय करेगा। और जो विक्रय विहित रीत से ही उसकी नीलामी की जाएगी, डायरेक्ट नहीं, विहित रीत के ही जो उसके नीलामी का प्रोसेस दिया गया उसी प्रोसेस से ही नीलामी की जाएगी। ये बात 65 में कहा। तो अभी इसमें से रूल 53 से रूल 65 तक क्लियर हो गए होंगे। अब ऑर्डर 21 के हम रूल 65 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।